में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी उसे रोड साइड पर एक मोमोज स्टॉल दिखता है। उस स्टॉल पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत बैठी होती है। अरे वाह, चलो आज मोमोज ही खा लेती हूँ। आंटी, फुल प्लेट मोमोज कितने के हैं? मोमोज वाली रिया को घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है 40 के फुल, 20 के हाफ। ये मोमो वाली इतनी अजीब सा लुक क्यों दे रही है? खैर मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। कौन सा मुझे इसे लेकर घर जाना है। एक प्लेट लगा दो। मोमोज वाली रिया को मोमोज देती है। अरे आंटी, ये मोमोज की शेप कैसी है? बड़ी फनी शेप है। आपने नया नया काम चालू किया है क्या? हाँ। मोमो वाली कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और रिया को एकटक देखती रहती है। ये बर्ताव रिया को बहुत अजीब लगता है। वो अब कुछ संकोच कर रही थी। फिर रिया मोमो खाने पर कंसंट्रेट करने लगती है। वो 2-3 मोमोज ही खा पाती है कि खाओ खाओ, चाव से खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी। और रिया को घूरने लगती है। अब रिया को मोमोज वाली के बर्ताव से डर लगने लगा था। रिया मोमोज वाली को 50 का नोट देती है पैसे कटवाने के लिए। लो आंटी, पैसे काट लो। मोमोज तो पूरे खाओ पहले, पैसे भी काट लूंगी। नहीं आंटी, घर के लिए देर हो रही है मुझे। आप ये लो, पूरे पैसे रख लो, मैं चलती हूँ। रिया वो नोट वहीं स्टॉल पर रखकर मोमोज वाली से नजरें चुराते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे चलने पर रिया पीछे पलट कर देखती है तो वो मोमोज वाली अपने चुड़ैल रूप में रिया को घूर रही थी। ये देखकर रिया बहुत डर जाती है। रिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगती है। वो रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि सामने से एक ट्रक तेज स्पीड में आता है। जब तक रिया खुद को बचा पाती, ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रिया खून से लथपथ रोड पर पड़ी होती है, जिसे देखकर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे कितना खून बह रहा है इस लड़की का, कोई इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। भला इन पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा? है भाई, एक्सीडेंट केस है, बार बार थाने कौन जाएगा अपना काम छोड़ छाड़ के। मोमोज वाली भीड़ को साइड करते आगे आती है और रिया को खून से लथपथ देख जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी को ऐसे देखकर कौन हंसता है? तो ले जाओ हॉस्पिटल उसे, इतनी चिंता हो रही है तो खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? कहकर वो अपने स्टॉल पर चली जाती है। बड़ी बदतमीज औरत है ये, भला ऐसे कौन बात करता है? फिर भीड़ से एक लड़का पुलिस को फोन करता है। पुलिस आकर रिया को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके घर पर भी इन्फॉर्म कर देती है। वो मोमोज वाली अभी भी उस औरत को घूर घूर कर देख रही होती है। इतनी गर्मी हो रही है, भूख भी लग रही है, क्या करूं, मोमोज ही खा लूं क्या? फिर औरत मोमोज वाली पर जाती है। ए मोमोज वाली, हाफ प्लेट मोमोज लगा दे। मोमोज वाली उसे मोमोज देने लगती है पर घूरना बंद नहीं करती। चूरी, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तू मुझे घूरे जा रही है। मेरी सुंदरता पर नजर लगाएगी क्या? खुद तो है ही बदसूरत, मुझे भी नजर मारना चाहती है। चुपचाप मोमोज बेच अपने। मोमोज वाली ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है पर कुछ कहती नहीं है। वो औरत मोमोज खाकर अपने घर जाने लगती है। तभी मोमोज वाली चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसके घर का रास्ता देख लेती है। रात को, पता है, आज दिन में मेरा पाला एक बड़ी अजीब सी औरत से पड़ा। वो मुझे घूरे ही जा रही थी। ओहो, तुम्हारी सुंदरता से जल रही होगी बेचारी, अब क्या करे, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अरे बस जी, रहने दो तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझसे फ्लर्ट करने का। आधी उम्र निकल गई पर जवानी नहीं गई अभी तक। वे दोनों हंसने लगते हैं। मोमोज वाली चुड़ैल गली के खंबे पर बैठकर उन दोनों को देख रही होती है। तभी एकाएक पति की नजर गली वाले खंबे पर जाती है, पर तब तक वो चुड़ैल वहाँ से हट जाती है। अरे ये उस खंबे के बल्ब को क्या हो गया? कभी जल रहा है, कभी बंद हो रहा है। अगर रात को बंद पड़ गया तो अंधेरा हो जाएगा गली में, और ऐसे तो चोर उचक्कों के घुसने का भी डर है। चलो देख कर आते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। वे दोनों गली में लाइट वाले खंबे के पास पहुंचे ही थे कि वो लाइट का खंभा टूटकर उस औरत के ऊपर गिर पड़ता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? अरे कोई मेरी बीवी को बचाओ। अरे ये कैसी अनहोनी हो गई, बचाओ मेरी बीवी को कोई। अरे कोई बचाओ मेरी बीवी को, इस खंबे के नीचे से निकालो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और रामा को निकालने में मदद करते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रामा बेहोश होती है और उसके सिर पर कुछ चोट आई होती है। उसी हॉस्पिटल में रिया भी एडमिट होती है। 2 दिन तक उन दोनों का इलाज चलता है। अचानक ही उस हॉस्पिटल में ऐसे हादसे वाले कई केसेस आने लगे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये हादसे कैसे हो रहे थे और ये हादसे ही थे या कोई और वजह थी इनके पीछे। हफ्ते भर बाद रिया को होश आता है। अरे मेरी बच्ची ने आंखें खोल ली। अरे रिया के पापा सुनते हो, देखो रिया को होश आ गया।
डॉक्टर को बुलाओ। रिया के पापा भागे भागे डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर पुलिस को लेकर रिया का बयान। तो बेटा बताओ, उस दिन जो भी हुआ था, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? रिया अभी भी काफी डरी हुई होती है। डर के मारे उसे उस हादसे को याद करने में भी दिक्कत हो रही थी। बार बार रिया के ख्यालों में उस मोमो वाली की शक्ल आ रही थी। रिया पुलिस को बयान दे ही रही होती है कि कुछ अजीब भयानक सी आहट होती है वहाँ। रिया को वार्ड के गेट के शीशे पर मोमो वाली की शक्ल दिखती है, पर इस बार वो शक्ल औरत की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की होती है। रिया डर से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ उंगली करके इशारा करती है। देखो इस लड़की की हरकतें, हॉस्पिटल में पड़ी है, ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही, अभी भी मोमोज याद है इसे। ये भी कोई मोमोज खाने का समय है, ठीक हो जा पहले। नहीं वो चुड़ैल की शक्ल लगातार रिया को घूरे जा रही थी। डर के मारे बयान बीच में ही छोड़ रिया वापस बेहोश हो जाती है। आखिर रिया कहना क्या चाहती थी? वो नजरें घुमाकर शीशे की तरफ देखते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। पर वो चुड़ैल अभी भी रिया को घूरे ही जा रही थी। तुम यहीं रुको रिया के पास, मैं घर जाके कुछ फल और खाना ले आता हूँ। कहकर रिया के पापा घर जाते हैं और जरूरत का सामान लेकर हॉस्पिटल की तरफ आ ही रहे होते हैं कि उनकी नजर उसी मोमोज स्टॉल पर जाती है। वो देखते हैं कि जो भी लोग वहाँ मोमोज खा रहे थे, मोमो वाली उन्हें अजीब तरीके से घूर रही थी। ये बात उन्हें बहुत खटकती है, पर उसे नजरअंदाज करके वो फटाफट हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये लीजिए, रिया के लिए कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन बाहर से लाने होंगे। अब यही रास्ता है रिया को होश में लाने का। कुछ भी कीजिए, आप बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कहकर रिया के पापा नीचे मेडिसिन वार्ड में आते हैं। वहाँ वो एक पेशेंट को देखते हैं जिसे तुरंत आईसीयू में ले जाए जाने की तैयारी की जा रही थी। अरे ये तो वही है जिसे मैंने कुछ देर पहले मोमोज स्टॉल पर मोमो खाते देखा था। तभी उसके ख्यालों में मोमोज वाली का चेहरा आता है। और वो मोमोज वाली भी तो बड़ी अजीब थी। मोमोज खाते हुए लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। अब उन्हें कुछ शक होने लगता है। और रिया भी तो मोमो खा रही थी। देखा जाए तो जिस रास्ते पर मोमो स्टॉल है, वही रोड रिया के कॉलेज को भी जाता है। अब रिया के पापा के दिमाग में ये गुत्थी सुलझने लगती है। वो डॉक्टर का मंगवाया सामान लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिया को इंजेक्शन देते हैं और कुछ घंटों में उसे होश भी आ जाता है। रिया, अच्छा एक बात बताओ, उस दिन रोड वाले मोमोज स्टॉल से क्या तुमने मोमोज खाए थे? हाँ पापा खाए थे, पर उस औरत की नजरें अजीब थी। फिर रिया के पापा वहाँ आए हुए बाकी पेशेंट के घर वालों से बात करते हैं और सबका जवाब एक ही पाते हैं। अब वो बेचैन होने लगते हैं। अब मुझे समझ आ गया सब कुछ क्या और कैसे हो रहा है। वो वापस मोमो स्टॉल पर जाते हैं। उस औरत को थोड़ी दूर से छुप कर देखते हैं। सारे ग्राहकों के जाने के बाद वो मोमोज वाली एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर दिन शिकार बनोगे तुम लोग। या तो मरोगे ही या मोमोज खाना ही भूल जाओगे। मोमोज क्या है दुनिया में, तहलका ही आ गया हो। अब खाओ मोमोज। ये देखकर तो मानो रिया के पापा के होश खो जाते हैं। मतलब मेरी बेटी ने एक चुड़ैल के मोमोज खाए थे, और जितने भी लोग आजकल हादसे में मर रहे हैं, वे सब भी मोमोज वाली चुड़ैल के हाथ के मोमोज खा के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। रिया के पापा उन पेशेंट्स के घर वालों को इकट्ठा करते हैं और पुलिस के साथ बैठकर सारी बातें बताते हैं। वे लोग डंडा लेकर उस जगह जाते हैं। चुड़ैल, अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। तेरे काले जादू वाले मोमोज खाकर हमारे घर वाले इस हालत में हैं। आज तो तू नहीं बचेगी। है? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ जाकर अपने घर वालों को बचाओ जो मौत के मुंह में झूल रहे हैं। ये सुनकर वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और डंडों से उसका स्टॉल तोड़ देते हैं और उसे भी पीटना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाते हुए वो मोमोज वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते दूर जाने लगती है। आज तो जा रही हूँ मैं, पर एक दिन वापस जरूर आऊंगी। कीर्तिनगर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में आरएस जूनियर नाम से
एक बड़ा ही नामी स्कूल था। उस स्कूल के प्रिंसिपल राघव बड़े ही दरियादिल इंसान थे। वे हमेशा गरीब और मजबूर लोगों की सहायता किया करते थे। राघव की पत्नी विशाखा भी आरएस स्कूल में एक टीचर थी। वो 5वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, मगर वो राघव जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो गरीबी और गरीब लोगों से ही बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, प्रिंसिपल राघव के ऑफिस में मनोहर नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी बेटी प्रिया का दाखिला कराने के लिए आता है। मनोहर कीर्ति नगर में गटर साफ करने का काम किया करता था। राघव मनोहर को देखते ही बोलता है, अरे मनोहर जी आप तो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ दिन पहले आपने हमारे घर के पास भरे हुए गटर और उसके आसपास की सारी गंदगी को बहुत ही अच्छे से साफ किया था। और ये आपके साथ आपकी बेटी प्रिया है ना? जी साहब। प्रिंसिपल साहब, आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। साहब, आप सच में मेरी प्रिया का दाखिला अपने स्कूल में करा देंगे? मनोहर, तुम हमारी कॉलोनी में सालों से काम करते हो और बहुत ही नेक दिल भी हो, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, पर गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रिया भी स्कूल आए और मन लगाकर पढ़ाई करे, और तुम्हें फीस की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राघव की बात से मनोहर और प्रिया बहुत खुश होते हैं। प्रिंसिपल सर, क्या कल से मैं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हो। फिर क्या था, अगले ही दिन से प्रिया खुशी खुशी स्कूल आती है और अपनी क्लास में सबसे आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में विशाखा टीचर भी क्लास में आती है और प्रिया को देखकर बोलती है, तुम तो मनोहर की बेटी प्रिया हो? हाँ, अब एक गटर साफ करने वाले की बेटी हमारे स्कूल में पढ़ेगी? हो ना हो, जरूर राघव ने इसका एडमिशन अपने स्कूल में किया होगा। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। विशाखा गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। राघव, ये सब क्या है? अरे तुमने उस गटर साफ करने वाले की बेटी का एडमिशन अपने स्कूल में करा दिया। तुम जानते हो ना कि हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स कितने नामी घरों से बिलोंग करते हैं। विशाखा, क्या गटर साफ करने वाले की बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं है? मैं जानता हूँ उसके पिता गरीब हैं और गटर साफ करते हैं, इसीलिए तुम्हें उसकी बेटी से प्रॉब्लम है। आप तो बस सभी गरीबों की सहायता करते रहो और सारा पैसा उन पर लुटाते रहो। ऐसा बोलकर विशाखा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर प्रिया से बोलती है, प्रिया, अपना बैग उठाओ और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठो, और अगर गलती से भी आगे की सीट पर बैठी ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे तो तुम्हारे अंदर से गटर की गंदी स्मेल आ रही है। लंच में प्रिया पानी पीने के लिए जाती है तो उसकी क्लास के बच्चे प्रिया को चिढ़ाने लगते हैं। अरे दोस्तों, इस प्रिया से दूर ही रहना, इसमें से तो गटर की स्मेल आ रही है। फिर वहाँ खड़े सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी चिराग प्रिया को धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। तुमने मुझे धक्का दिया और मुझे गंदा बोला? रुको, मैं तुम सभी को अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा बोलकर प्रिया चिराग और मीनाक्षी दोनों को धक्का देकर फर्श पर गिरा देती है। इतने में विशाखा टीचर आती है। देखो ना टीचर जी, इस प्रिया ने हम दोनों को धक्का देकर गिरा दिया। नहीं मैम, ये चिराग झूठ बोलता है, पहले इसी ने मुझे धक्का दिया। बस बस, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। एक तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऊपर से अब मेरी क्लास के बच्चों को मारने पीटने भी लगी हो। आज पूरा दिन क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी रहना, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। प्रिया क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी होती है कि तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आते हैं और प्रिया से बोलते हैं, अरे प्रिया, ये क्या तुम्हें पनिशमेंट मिली है? देखिए ना प्रिंसिपल सर, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैम ने मुझे पनिशमेंट दे दी। विशाखा मैम तो मुझसे इतनी नफरत करती है कि गलती किसी की भी हो पर पनिशमेंट मुझे ही देती है। हर छोटी छोटी बात पर मुझे डांटती रहती है। फिर प्रिया राघव सर को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया के साथ क्लास में जाता है और विशाखा पर बहुत गुस्सा होता है। विशाखा मैम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया की गलती भी नहीं थी और आपने उसे पनिशमेंट दे दी। उसके फादर गरीब हैं, गटर साफ करते हैं, इसलिए आप उससे इतनी नफरत करती हैं। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवर से भी ना करे, फिर ये तो इंसान है। आगे से आप प्रिया को या किसी भी बच्चे को ऐसी पनिशमेंट नहीं देंगी, ओके? ऐसा बोलकर सर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उनके जाते ही विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है,
आज इस गटर साफ करने वाली की बेटी के लिए राघव ने मुझे इतना सुनाया। इस लड़की को तो। अगले ही दिन क्लास में चिराग और मीनाक्षी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं? टीचर जी, आपको पता है हमारे स्कूल के पीछे वाले तालाब में ना जाने कहां से कुछ मगरमच्छ आ गए हैं। वे बहुत ही खतरनाक हैं। तालाब में मगरमच्छ? फिर तो मैं भी जाऊंगी उन्हें देखने, और आप सभी स्टूडेंट्स को भी मगरमच्छ दिखाकर लाऊंगी। तो फिर सब मगरमच्छ देखने जाने के लिए रेडी हैं? क्लास के सभी बच्चे मगरमच्छ देखने जाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, विशाखा मैम अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को तालाब के पास ले जाती है, और जैसे ही मगरमच्छ दिखाई देता है, वो बच्चों को मगरमच्छ दिखाने लगती है। देखो स्टूडेंट्स, कितने खतरनाक मगरमच्छ हैं। अब चलो सभी अपने अपने घर जाओ, नहीं तो घर पहुंचने के लिए लेट हो जाओगे। प्रिया, तुम मेरे साथ चलना। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं, विशाखा प्रिया के पास जाकर उसे चुपके से तालाब में धक्का दे देती है और वहां से भाग निकलती है। प्रिया के तालाब में गिरते ही उसे मगरमच्छ बुरी तरह से चबा डालते हैं, जिसकी वजह से प्रिया की मौत हो जाती है और वो एक मगरमच्छ चुड़ैल बन जाती है। उसी रात विशाखा अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी किचन से अजीब सी आवाज आती है। राघव, किचन से न जाने कैसी डरावनी आवाज आ रही है, तुम जाकर देखो ना। मुझे तो कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब सो जाओ, नहीं तो सुबह उठने में देरी हो जाएगी। ऐसे बोलकर राघव सो जाता है। विशाखा डरते हुए अकेले ही किचन में जाती है और अपने सामने मगरमच्छ चुड़ैल को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये अजीब सा मगरमच्छ मेरे घर में। ओह, ये तो एक मगरमच्छ चुड़ैल है। ऐसा बोलते ही विशाखा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो बोलती है, मैं जिंदा हूँ। शुक्र है उस मगरमच्छ चुड़ैल ने मुझे नहीं खाया। फिर विशाखा स्कूल के लिए जल्दी से तैयार होती है और राघव के साथ कार में बैठकर स्कूल पहुंचती है। कुछ देर बाद राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, आज प्रिया स्कूल नहीं आई है? हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए वो स्कूल नहीं आई हो। मुझे तो लगता है कि कल तुमने प्रिया को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसीलिए तुम्हारे डर से वो आज स्कूल नहीं आई है। ऐसा बोलकर राघव अपने ऑफिस में चला जाता है कि तभी विशाखा को क्लास के अंदर एक मगरमच्छ आता दिखाई देता है। विशाखा मैम उस मगरमच्छ को देखकर बहुत डर जाती है। विशाखा मैम मगरमच्छ को चुड़ैल के रूप में देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये मगरमच्छ चुड़ैल मेरी क्लास में भी आ गई। अरे कोई तो मुझे इससे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये मुझे चबा डालेगी। विशाखा मैम को ऐसे चिल्लाते देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विशाखा मैम के अलावा किसी को वो मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। कुछ देर में वो मगरमच्छ चुड़ैल गायब हो जाती है। मगरमच्छ चुड़ैल के डर से विशाखा मैम पसीने पसीने हो जाती है और वो घबराती हुई वॉशरूम में जाती है। विशाखा वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धो ही रही होती है कि उन्हें शीशे में अपने पीछे फिर से वही मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई देती है। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, और तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हो? क्या हुआ विशाखा मैम जी, आपको आज मुझसे बड़ा डर लग रहा है? पर कल तक तो आप मुझे बहुत बुरा भला बोल रही थी, मुझे पनिशमेंट देकर बहुत खुश होती थी। आज मेरी बारी है, अब मैं आपको खूब सताऊंगी। तुम प्रिया हो ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना? सही पहचाना विशाखा मैम, मैं प्रिया ही हूँ। आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब मैं आपको काटकर एक मगरमच्छ चुड़ैल बना दूंगी। विशाखा भागते हुए अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है कि तभी राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, प्रिया के पिता मनोहर हमारे स्कूल आए हैं और उनका कहना है कि प्रिया कल स्कूल के बाद से उनके घर नहीं पहुंची है। विशाखा चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने क्या प्रिया लगा रखा है? इस प्रिया की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जहाँ देखो मुझे चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही है, और वो भी कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं, एक मगरमच्छ चुड़ैल के रूप में मेरे पीछे पड़ी है। विशाखा अपने मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? तभी क्लास में मगरमच्छ चुड़ैल आती है और उसे देखकर सभी बच्चे और सर बुरी तरह से डर जाते हैं। मैं प्रिया हूँ, विशाखा मैम की वजह से आज मेरी ये हालत है। विशाखा मैम, आप खुद सब सच सच बताएंगी या मैं आपको काट कर खा जाऊं? मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं सबको सच सच बता दूंगी, पर तुम मुझे काट कर मगरमच्छ चुड़ैल मत बनाना। फिर विशाखा मैम राघव और मनोहर को सब कुछ बता देती है। विशाखा की इस हरकत से राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही पुलिस को फोन करके विशाखा को पुलिस के हवाले कर देता है। विशाखा भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है। मनोहर को अपनी बेटी को खोने का बहुत दुख होता है। विशाखा मैम के जेल जाते ही प्रिया की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है
और वो वहाँ से गायब हो जाती है।